कहानी की शुरुआत 7वें जीव मंडल में होती है, जहां लियांग शहर पर हमला हो रहा है और चेतावनी मिलते ही सभी लोग आश्रयों की ओर भागने लगते हैं। कुछ ही क्षणों में आकाश से आग के गोले बरसने लगते हैं, लेकिन लपटों के बीच एक नीली वस्तु अलग ही नजर आती है। यह नीला क्रिस्टल तेजी से नीचे गिरता है, मानो शहर में मची अफरा तफरी के बीच किसी खास लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हो। और देखते ही देखते वह वस्तु एक युवक से जा टकराती है, जिसके प्रभाव से उसके मुंह से खून निकल आता है। वहीं से क्रिस्टल उस युवक के हृदय से जुड़ जाता है और उसके भीतर एक रहस्यमय ऊर्जा का संचार होने लगता है। दृश्य वर्तमान में बदलता है। हम देखते हैं कि स्कूल के प्रांगण में कुछ छात्र एकत्रित हैं और एक व्यक्ति अभिजात वर्ग के बारे में भाषण दे रहा है। वह बताते हैं कि प्रवेश परीक्षा होगी, जिसमें लिखित परीक्षा और मार्शल आर्ट का मूल्यांकन शामिल होगा। प्रशिक्षक घोषणा करते हैं कि केवल शीर्ष 10 अंक प्राप्त करने वाले ही विशेष कक्षा में प्रवेश पा सकेंगे और सभी को हॉल में जाने के लिए कहते हैं। इस समय हमारा नायक चेंडू इस अवसर पर विचार करता है, क्योंकि वह कोमा में था और 2 साल तक स्कूल नहीं जा पाया था। इसी वजह से वह एक कुलीन मार्शल आर्टिस्ट बनने के अपने आखिरी मौके को भुनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। स्थिति को समझते हुए वह परीक्षा स्थल की ओर चलने लगता है। चेंडू के चेहरे पर गंभीर भाव हैं और वह पूरी तरह से अपने लक्ष्य पर केंद्रित है। हालांकि कुछ बदमाश उसका रास्ता रोक लेते हैं और 2 साल बाद परीक्षा देने की कोशिश करने पर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। उनका सरदार धमकी भरे अंदाज में उसके करीब आकर व्यंग्य करते हुए कहता है कि उसे लगता है कि वह पास हो सकता है, जीनियस है। लेकिन हमारा नायक अचानक उसका हाथ पकड़कर उसे चौंका देता है और कहता है कि उसे अपनी परीक्षा की चिंता करनी चाहिए। चेंडू बिना सोचे समझे पीठ मोड़कर उन बदमाशों को पीछे छोड़ते हुए चला गया। बदमाश उसकी पकड़ की ताकत देखकर हैरान रह गया और उसके एक साथी ने सुझाव दिया कि वे उसे बाद में सबक सिखाएंगे। लेकिन सरदार ने कहा कि मार्शल आर्ट की परीक्षा का इंतजार करना बेहतर है, क्योंकि अभी लड़ने से वे अयोग्य घोषित हो सकते हैं। एक धूर्त मुस्कान के साथ वह सोचता है कि अगर परीक्षा के दौरान गलती से भी हमारे नायक को चोट लग जाए तो कोई शिकायत नहीं कर सकता। इसी बीच चेंडू अपनी डेस्क पर बैठकर लिखित परीक्षा शुरू कर देता है। जैसे ही स्क्रीन पर पहला प्रश्न दिखाई देता है, प्रश्न विश्व इतिहास के बारे में है और उसे याद आता है कि वर्ष 2840 से 2 में एक सभ्यता ने पृथ्वी पर आक्रमण किया था। मानवता ने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया, लेकिन 2 साल बाद युद्ध हार गई, जिसमें 5 अरब लोगों की जान चली गई। वैश्विक विकिरण के कारण मनुष्यों का विकास शुरू हुआ और 27 अगस्त 2860 को वयस्कों की जीवन शक्ति स्तर 2 पर पहुंच गई। उस दिन से उन्होंने अपनी सीमाओं को तोड़ दिया और अविश्वसनीय क्षमताओं को जागृत किया, जिससे वे बराबरी के स्तर पर लड़ने में सक्षम हो गए। उस दिन पुराने युग का अंत हुआ और नए युग की शुरुआत हुई, जिसे श्रेष्ठ युद्धकालीन कैलेंडर के नाम से जाना जाता है। इन सभी जानकारियों के साथ हमारा नायक बड़ी आसानी से परीक्षा के बाकी सवालों के जवाब देता है। वह देखते ही देखते परीक्षा खत्म कर लेता है और पूरी तरह से आराम से अपनी कुर्सी पर पीछे झुक जाता है, जिससे पता चलता है कि उसे सभी जवाब पता थे। इसके तुरंत बाद वह खुलासा करता है कि वह वास्तव में 2 साल तक कोमा में नहीं था, बल्कि एक चोट के बाद एक अजीब सी अवस्था में चला गया था। उस जगह पर उसने एक ऐसी मानसिक शक्ति जागृत की जिससे उसे फोटोग्राफिक मेमोरी मिल गई। इसीलिए वह परीक्षाओं को लेकर इतना आश्वस्त है। घर पहुंचकर उसके पिता ने उसका स्वागत करते हुए कहा कि खाना समय पर तैयार है। बाद में रात के खाने के दौरान परिवार मेज पर इकट्ठा होता है, जबकि उसके पिता खाना परोस रहे होते हैं। कुछ देर बाद उसके पिता उसे क्यू ब्लड पाउडर की एक शीशी दिखाते हैं और युवक आश्चर्य से पूछता है कि उन्हें यह कहां से मिली। मुस्कुराते हुए वह गर्व से बताता है कि उसने यह अपने बेटे को परीक्षा में अच्छे अंक दिलाने में मदद करने के लिए खरीदा है। हालांकि चेंडू का कहना है कि वह इस उपकरण का उपयोग किए बिना भी परीक्षा पास कर सकता था। उसके पिता उसे दिलासा देते हुए कहते हैं कि चिंता न करो, परिवार आर्थिक रूप से उसकी मदद करने में सक्षम है। अपने पिता के हौसला बढ़ाने वाले शब्दों को सुनकर हमारा नायक अत्यंत कृतज्ञता का भाव महसूस करते हुए हल्की सी मुस्कान बिखेरता है। अपने कमरे में लौटकर वह सोचता है कि शीशी की कीमत 20,000 थी और उसे अपने कंधों पर जिम्मेदारी का बोझ महसूस होता है। इसलिए वह तय करता है कि कल की परीक्षा के लिए आज की रात बहुत महत्वपूर्ण होगी, और तभी उसके हाथ में कुछ चमकने लगता है। अचानक डू एक अजीब बर्फीली जगह पर पहुंच जाता है जो विशाल बर्फ के क्रिस्टलों से घिरी हुई है। वह बताता है कि कोमा से निकलने के बाद से वह हर बार सोते समय इस क्रिस्टलीय स्थान में प्रवेश करता है। इस स्थान पर कई राक्षस क्रिस्टल को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और उसका मिशन उनसे लड़ना और उसकी रक्षा करना है। यदि क्रिस्टल नष्ट हो जाता है तो वह फिर से कोमा में चला जाता है, लेकिन यदि युद्ध में मारा जाता है तो वह ऊर्जा से भरपूर होकर जाग उठता है।
इसी कारण इन जीवों से लड़ते हुए उसकी मानसिक शक्ति और इंद्रियां मजबूत हो गई हैं, जिससे वह बहुत अधिक शक्तिशाली बन गया है। एक सिस्टम स्क्रीन उसे सूचित करती है कि राक्षसों की अगली लहर 30 सेकंड में आ जाएगी और केवल पहले बचाव से ही पुरस्कार मिलते हैं। इसके साथ ही हमारा नायक दुश्मनों की ओर बढ़ता है और अपनी तलवार से उन्हें तेजी से काट गिराता है। वह सटीक और कलाबाजी भरे वारों से लड़ाई जारी रखता है, जिससे तलवार पर उसकी पूर्ण महारत का पता चलता है। दुश्मनों के झुंड को हराने के बाद वह थोड़ी थकान महसूस करते हुए गहरी सांस लेता है और अपनी प्रगति देखने के लिए स्टेटस पैनल खोलने का फैसला करता है। स्क्रीन पर दिख रहा है कि वह 5.1 लेवल पर है, लेकिन चेंडू का मानना है कि अभी भी वह एलीट क्लास में शामिल होने के लिए काफी नहीं है। एक नया नोटिफिकेशन आता है जो चेतावनी देता है कि 5वीं लहर आ रही है और वह युवक एक और भी बड़ी चुनौती के लिए तैयार हो जाता है। जैसे जैसे स्थिति बदलती है, एक विशाल लाल ड्रैगन प्रकट होता है और उसकी ओर आग का एक शक्तिशाली गोला छोड़ता है। हालांकि हमारा नायक बड़ी फुर्ती से आग के हमले से बच निकलता है और तेजी से इधर उधर भागता है। फिर वह प्राणी अपने नुकीले पंजों से वार करने की कोशिश करता है, लेकिन युवक बाल बाल बच जाता है। हार न मानते हुए राक्षस अपनी शक्तिशाली पूंछ से फिर से हमला करता है और हमारे नायक को एक विनाशकारी प्रहार से घायल करने का प्रयास करता है। पूंछ के प्रहार से वह जबरदस्त बल के साथ पीछे की ओर उड़ जाता है, लेकिन वह बहादुरी से डटा रहता है। इतने सारे युद्धों के बाद उसने आखिरकार अजगर के आक्रमण के तरीकों में महारत हासिल कर ली है और जवाबी कार्रवाई की तैयारी करता है। अपनी तलवार तकनीक का उपयोग करते हुए वह प्रकाश की एक किरण छोड़ता है जो सीधे अजगर की छाती पर लगती है। ब्लो के वार से अजगर क्रोधित हो जाता है और बेकाबू हो जाता है, जिससे हमारे नायक को बहुत आश्चर्य होता है। चेंडू पूरी तरह से स्तब्ध रह जाता है क्योंकि राक्षस की इस अप्रत्याशित प्रतिक्रिया ने उसकी सारी योजनाओं को तहस नहस कर दिया है। हालांकि डर के बावजूद हमारा नायक खुद को संभालता है और महसूस करता है कि सौभाग्य से वह हमले में गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ है। इस स्थिति को देखकर क्रोधित प्राणी उसके चेहरे पर दहाड़ता है और अपने अंतिम हमले की तैयारी करता है। उसी समय उस स्थान के बाहर उसकी बहन को कुछ सुनाई देता है और उसके चेहरे पर चिंता के भाव आ जाते हैं। उस स्थान के अंदर चेंडू खुद को शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि इस बार वह जीत जाएगा। वहां से वह अपनी फुर्ती का इस्तेमाल करते हुए लाल अजगर के भयंकर हमले से बच निकलता है। फिर हमारा नायक तलवार तैयार रखते हुए आगे बढ़ता है और सीधे उस जीव के मुंह की ओर उड़ता है। राक्षस उसे चबाने की कोशिश करता है, लेकिन युवक बाल बाल उस घातक हमले से बच निकलता है। वह प्राणी बिना रुके आग की लपटों से हमला करता है। उसे एहसास होता है कि उसका छोटा आकार उसके लिए बहुत बड़ा फायदा है और वह इसका इस्तेमाल लपटों से बचने के लिए करता है। इसी वजह से वह उसके करीब पहुंचने में कामयाब हो जाता है और राक्षस पर तलवार से जोरदार वार करता है। हमला सीधे अजगर पर लगता है और वह दर्द से दहाड़ता हुआ चारों ओर आग उगलने लगता है। हमारा नायक अपनी फुर्ती का फायदा उठाते हुए उसे अंतिम प्रहार करने की तैयारी करता है। एक झटके में वह नीली ऊर्जा का एक वार करता है जो सीधे अजगर की गर्दन पर लगता है। इसके साथ ही विशालकाय अजगर का सिर जमीन पर गिर जाता है और अंततः वह पराजित हो जाता है। चेंडू राक्षस के शरीर के सामने खड़ा है, उसकी तलवार अभी भी उसमें ढंसी हुई है। कुछ क्षण बाद सिस्टम उसे 5वीं लहर से बचाव करने के लिए बधाई देता है और उसे उसका पुरस्कार प्रदान करता है। वह उस ध्यान विधि के बारे में सोचता है जो उसे मिली थी, क्योंकि शक्ति बढ़ाने की यह एक दुर्लभ तकनीक है। लेकिन तभी एक नई चेतावनी सामने आती है जो उसे बताती है कि अगली लहर आ रही है और वह खुद को फिर से तैयार करता है। उसके चेहरे से पसीना टपक रहा है और उसे आने वाली स्थिति की गंभीरता का एहसास होता है। इसके तुरंत बाद लाल आंखों वाले 30 राक्षसों का एक झुंड उसके सामने प्रकट होता है। वास्तविकता में लौटकर वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उसके जीतने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि वे उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। इसी कारण वह अपने नए पुरस्कार विजुअलाइजेशन विधि पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लेता है। इस तकनीक को सक्रिय करने पर हमारा नायक पानी से घिरे एक स्थान पर पहुंच जाता है। वहां उसके सामने कई आंखों वाला एक विशाल छायादार प्राणी प्रकट होता है। चेंडू को इस प्राणी के विरुद्ध एक परीक्षा देकर यह पता चलता है कि यह विधि कैसे काम करती है। वहां से अपने कमरे में वह ध्यान करने लगता है और उसके शरीर को एक नीली आभा घेर लेती है। तभी उसकी बहन दरवाजा खोलकर उसे खाने के लिए बुलाती है, जिससे उसका अभ्यास रुक जाता है। उसे बिना कमीज के देखकर वह हैरान रह जाती है, क्योंकि अब वह पहले से कहीं ज्यादा आकर्षक और मांसपेशियों वाला दिख रहा है। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए चेंडू में वह आत्मविश्वास झलक रहा था जो बदलाव से पहले उसमें नहीं था। शरारती अंदाज में उसने लड़की के बाल सहलाए और पूछा कि क्या वह पहले इतना आकर्षक नहीं था।
लड़की शर्मा गई और मन ही मन सोचने लगी कि क्या उसका भाई हमेशा से इतना ही आकर्षक था। अपनी परछाई को देखते हुए वह अंतर को महसूस करता है और परीक्षा के लिए रवाना होते हुए सबको अलविदा कहता है। उसके पिता उसे जाते हुए देखते हैं और उसे शुभकामनाएं देते हैं। लियांग शहर के नंबर 1 जिम में हाई स्कूल में मार्शल आर्ट की परीक्षा शुरू होने वाली है। जैसे ही चेंडू अंगड़ाई लेता है, उसे ध्यान विधि से किए गए सुधार महसूस होते हैं, जिससे उसका पूरा शरीर मजबूत हो गया है। तभी एक उपहास भरी आवाज उसे 2 साल स्कूल से अनुपस्थित रहने के लिए प्रतिभाशाली कहती है। कुछ ही क्षणों में वही पुराने बदमाश उसे घेर लेते हैं और कुलीन वर्ग में शामिल होने की कोशिश करने पर उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन हमारा नायक जवाब देता है कि यह लिखित परीक्षा में भी असफल होने वाले व्यक्ति से तो बेहतर ही है। मुस्कुराते हुए वह उसे उकसाता है और कहता है कि अगर उसे ठीक से सुनाई नहीं देता तो वह परीक्षा दे ही नहीं सकता। बदमाश भड़क उठता है, लेकिन चेंडू बस इतना कहता है कि उसने किसी का नाम नहीं लिया और आगे कहता है, चलो ठीक है, अगर बात तुम पर लागू होती है तो ठीक है। तभी बदमाश के दोस्तों में से एक उसे शांत करता है और कहता है कि अब मूल्यांकन ही मायने रखता है। इसके बाद समूह पीछे हट जाता है, लेकिन नेता हमारे नायक को धमकी देता है और कहता है कि उसे अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। एक दोस्त चिंता से उसके पास दौड़कर आता है, लेकिन चेंडू उसे शांत रहने के लिए कहता है और बताता है कि वह हर समस्या का समाधान कर लेगा। तभी उसका सहपाठी बताता है कि बदमाश फेंकरू डीन का भतीजा है। इसके अलावा ऐसी अफवाहें भी हैं कि डीन ने परीक्षा के प्रश्न अपने भतीजे को लीक कर दिए थे। तभी एक प्रशिक्षक घोषणा करता है कि परीक्षा को शक्ति परीक्षण और द्वंद्व युद्ध में विभाजित किया जाएगा। चेतावनी के बावजूद चेंडू अपने दोस्त से कहता है कि चिंता न करें, क्योंकि परीक्षा शुरू होने वाली है। शक्ति परीक्षण सरल है। प्रत्येक समूह में पंचिंग बैग पर सबसे अंत में वार करने वाला प्रतियोगी बाहर हो जाएगा। लेकिन हमारा नायक सोचता है कि अपनी ताकत को द्वंद्व युद्ध के लिए बचाकर रखना ही बेहतर है। इसलिए वह तय करता है कि इस दौर को जीतने के लिए अपनी गति का इस्तेमाल करना ही उसकी सबसे अच्छी रणनीति होगी। वहीं फेंगरू शेखी बघारता है कि उसके पास पर्याप्त से अधिक ताकत है और यह परीक्षा उसके लिए बहुत आसान होगी। पहले समूह का मूल्यांकन अंततः शुरू होता है और दोनों प्रतिद्वंद्वी एक दूसरे को घूरते हैं। कुछ ही क्षण बाद दबंग पूरी ताकत से पंचिंग बैग पर एक जोरदार मुक्का मारता है। मुक्के का प्रभाव इतना शक्तिशाली होता है कि लक्ष्य के चारों ओर धूल का एक बड़ा बादल उठता है। गुंडे के दोस्त खुशी से चिल्लाते हैं और कहते हैं कि उसकी ताकत लगभग 1400 जिन तक पहुंच गई है। उसका एक साथी शरारती मुस्कान के साथ कहता है कि कोई ना कोई तो जरूर बाहर होगा। लेकिन स्कोर बोर्ड पर नतीजा देखकर उस लड़के का आत्मविश्वास भरा चेहरा तुरंत हैरानी में बदल जाता है, क्योंकि एक और मुक्का गुंडे के मुक्के से भी ज्यादा जोर से निशाने पर लगता है। प्रशिक्षक 1500 जिन के स्कोर को देखकर दंग रह जाता है और सोचता है कि चेंडू किस कक्षा से है। उसी समय उसका दोस्त खुशी से चिल्लाता है और सोचता है कि उसका साथी इतना शानदार कब हो गया।